हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो भारत का हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको क्लियर कर लिया है। उसका पूरा प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। उधर जियोग्राफी चल रही है, भारत का भूगोल भी चल रहा है साथ साथ, ठीक है। डेली एक वीडियो जाता है। अगर इन सब का प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है दोस्तों, जाकर प्लेलिस्ट देख लो। बाकी अगर किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करो जाकर, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पदाधिकरण पदाधिकारीगण, ठीक है। तो प्रमुख पदाधिकारीगण में क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो टॉपिक यार कोई देखा पहचाना नहीं लग रहा है, तो क्यों पढ़ें इसको। इसलिए पढ़ें कि जितने भी अनटेढ़ाहे क्वेश्चन, मतलब अड़गड़ गड़बड़ जो भी क्वेश्चन आते हैं इधर उधर से, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसमें से आएंगे। और इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जो टॉपिक आपको लगे कि यार ये तो अलग है ना, उसी को पढ़ा करो, क्योंकि उसमें से ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आप पेपर में जाकर बैठते हो तो कहते हो ये क्वेश्चन हमारे किताब का नहीं है, वही क्वेश्चन इस समय मिलते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारी गण में पढ़ेंगे आज जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। कभी सोचा होगा ये क्वेश्चन आएगा, आया है भाई, कई बार आया है। यूपीपीसीएस में आया है और आया था आरपीएफ एसआई में पेपर में आया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का। तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। राज्यसभा का सभापति है, उसका उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री तो अलग है यार, सॉरी दोस्तों। तो उप प्रधानमंत्री कौन होते हैं, गृह मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री कौन होते हैं, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि भारत का एक उप प्रधानमंत्री होगा। जो भारत का गृह मंत्री होता है उसी को क्या कहते हैं, उप प्रधानमंत्री, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों, गृह मंत्री को ही क्या कहते हैं, उप प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के जब प्रधानमंत्री थे उनके साथ दो दो क्या हुए थे, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। वाइस वाइस प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है, इस समय दो दो क्या है, डिप्टी सीएम है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री दो या तीन बन सकते हैं। तो इसी तरह जब मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, तो उस समय क्या थे, दो दो उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 10%। क्या कह रहा है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में, ठीक है, मान्यता देने के लिए, विरोधी दल का नेता है उसको मान्यता देने के लिए कि विरोधी दल का नेता है, उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्य की, जो कुल सदस्य हैं 543 हैं इस समय लोकसभा में, तो कुल सदस्य संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए, तभी वह विपक्ष का नेता कहलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। यानी विरोधी दल का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता इस समय कौन है, राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो कैबिनेट मंत्री। जैसे कैबिनेट मंत्री 15 से 18 होते हैं हमारे देश में, तो उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उस प्रकार की सुविधाएं किसको दी जाती है, विपक्ष के नेता को दी जाती है, भारतीय संविधान में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे कौन, राम सुभग सिंह। सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो पहले विरोधी दल के नेता कौन थे, राम सुभग सिंह। कभी सोचा ऐसा, नहीं सोचा होगा। तो पहले विरोधी दल के मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, राम सुभग सिंह। इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य। तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ लो कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है किसके द्वारा नियुक्त होता है। आखिर में प्रोटेम स्पीकर क्या होता है,
अगर आपके मन में आ जाए कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है तो कोई गलत बात नहीं, आना चाहिए, नेचुरल है, आना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसके संचालन के लिए, उसको देखने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर अस्थायी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जब अपने लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद जो होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष एकदम विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है या आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है, जैसे लोग अन्य लोकसभा के सदस्य लेते हैं। तो जैसे अन्य लोकसभा के सदस्य लेते हैं, सांसद लेते हैं, उसी तरह से वो भी शपथ लेता है लोकसभा के आम सदस्य की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए क्वेश्चन, ये सब फंसाने वाले क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष को कोई पूछ ले कि कौन कराता है, कौन कराता है भाई उसकी शपथ, कोई नहीं कराता लोकसभा अध्यक्ष की शपथ। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछला टॉपिक देखेंगे तो उसमें आएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को देना होगा तो अध्यक्ष को देगा, दोनों आपस में मिली भगत कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत संकल्प पारित कर, साधारण बहुमत संकल्प पारित करके क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत से किसे हटाया जाता है, लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत पारित करके उसे हटा दिया जाता है, ठीक है, अगर हटाना हो तो। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर को प्रति माह वेतन कितना मिलता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसे प्रति माह वेतन कितना मिलता है, 4 लाख। कितना? 4 लाख। अगला क्वेश्चन है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत क्या होता है, जब किसी बिल या विधेयक को वोट दिया जाता है, जैसे किसी बिल या विधेयक को प्रस्तुत किया गया किसमें, लोकसभा में, ठीक है, उस पर वोटिंग हुई, ठीक है। तो लास्ट में अगर उसे पास करना है और दोनों पक्ष बराबर हो गए, वोट देने वाले उसके पक्ष में, न देने वाले उसके विपक्ष में, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो निर्णायक मत जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष अपना जिसे भी मत देगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा, उसके तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो निर्णायक मत किसका हुआ, लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का। अगला क्वेश्चन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। कभी सोचा कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष गायब हो जाए और उपाध्यक्ष भी गायब हो जाए, लोकसभा अध्यक्ष गायब हो तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों गायब हो जाए तो कौन करेगा। तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, जो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य है वो करेगा जाकी अध्यक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। तो लोकसभा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का, ठीक है, सभापतित्व, यानी किसी बिल या विधेयक पर जब दोनों में मतभेद हो जाए तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन करता कौन है, अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। यदि लोकसभा में कोई विधेयक है उसे कहा जाए कि यह दूसरा विधेयक है, मान लीजिए कह रहा है वित्त विधेयक है, ठीक है, या कोई कह रहा है कि कोई दूसरा विधेयक है, तो उसे धन विधेयक अगर अथ्थु देना है, उसका नामित करना है कि यह धन विधेयक ही है, तो कौन उसको प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक ही है, तो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा महासचिव, जिसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो लोकसभा महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा सचिवालय का क्या होता है, प्रमुख होता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो निर्णायक मत वहीं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के नियंत्रण में कार्य करता है, तो लोकसभा स्पीकर। क्यों? क्योंकि लोकसभा महासचिव को कौन चुनता है, लोकसभा अध्यक्ष, तो उसके ही प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में क्या करता है, नियंत्रण में लोकसभा का सचिवालय काम करता है, किसके, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला क्वेश्चन है
कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बता चुके हैं कि संसद का दोनों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला? यानी कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बन गए। वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। हमेशा रेडी रहते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी हमेशा रेडी रहते हैं किसी चीज़ के लिए। पहले तो लोकसभा अध्यक्ष भी बन गए, फिर बाद में क्या बन गए? रेडी होकर राष्ट्रपति भी बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर, ठीक है। आगे देखेंगे कि लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीबी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? नीलम संजीवा रेड्डी ने। क्या किया भैया? क्या किया नीलम संजीवा रेड्डी ने? हमेशा तो रेड्डी रहते थे। तो ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने, ठीक है, सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी? यानी कि जो ब्रिटिश कोई रूल रहा होगा उसके तहत उन्होंने क्या कर दिया? अपना पद त्याग दिया। तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो जानते हो, लेकिन उपाध्यक्ष पूछ दे तो कौन है? अनंत शयनम आयंगर। भाई क्या नाम है, अनंत शयनम आयंगर। ये तो कभी भूलेगा ही नहीं, कभी भूलेगा नहीं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अनंत शयनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अपने पद पर, एक मिनट पानी पी लेते हैं। तो कह रहा है अपने पद पर रहते हुए दिवंगत यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीएमसी बालयोगी। कौन थे? जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त किसके द्वारा की जाती है? यानी लोकसभा में किसी को विपक्ष का नेता किसके द्वारा चुना जाता है? यही क्वेश्चन कर रहा है। तो किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष के। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6। कितने? 6। यानी कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो वरिष्ठतम जो सदस्य रहता है, सांसद रहता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। उसके लिए कितने सभापतियों को नामावली तैयार की जाती है? तो 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है किसे? उपाध्यक्ष को। किसे? उपाध्यक्ष को। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है। क्वेश्चन बार बार आने का ये मतलब नहीं कि गलती हुई है। क्वेश्चन बार बार आने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? लोकसभा से आशय प्रस्ताव पारित कर दे। यानी कि लोकसभा जब इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन कई बार आया है, इंपोर्टेंट भी लगा लो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है भारत सरकार का? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एजी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? यानी कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए ही इसे नियुक्त किया जाता है। किसे? अटॉर्नी जनरल को, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य विधायी परामर्शदाता कौन है? तो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी हो गया, ठीक है। नियुक्त किसके द्वारा हो रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कानूनी विषयों पर परामर्श किसको दे रहा है? भारत सरकार को, ठीक है। और मुख्य विधि परामर्श
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। यानी वह संसद का सदस्य नहीं है, उसमें वोट भी नहीं करेगा, लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। वह है भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। बार बार कह रहा हूँ, वोट नहीं दे सकता है। वो कौन है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और संसद की सदस्यता में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं करता है, संबोधित भी करता है, दोनों सभा को संबोधित कर सकता है लेकिन वहाँ वोटिंग नहीं कर सकता। कौन है वह? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है। तो जो महान्यायवादी है कब तक पद धारण कर सकता है? प्रसाद पर्यंत, यानी भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं। वहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी किसी भी संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी को प्रति माह वेतन कितना मिलता है। तो 2.5 लाख, पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, 2.5 लाख। सीएजी को भी कितना मिलता है? 2.5 लाख। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है, यानी कि महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी की अधीनस्थ कार्य करते हैं, यानी जो डीएम होते हैं, जिला कलेक्टर यानी डीएम। तो डीएम किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त अधिकारी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है। सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, विधि अधिकारी तो महान्यायवादी होता है लेकिन शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन? थोड़ा भटक रहा हूँ। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है आईएएस यूपी आरओ में। ठीक है। तो किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आए हैं उसको दिया है। ठीक है। इसको देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आईएएस में, यूपी पीसीएस में, सब में आया है। ठीक है। वनडे एग्जाम में भी बहुत आया है। तो क्या करा है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल होता है। होता है ना, बताए थे, बिल्कुल होता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हो सकता है ना। एक मिनट सॉरी दोस्तों, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो हो सकता है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये भी सही है। वह उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वो योग्यताएं इसे प्राप्त होनी चाहिए। अगला है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। उसे राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत धारण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और प्रसाद पर्यंत उससे जब मन करे जब हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसका क्या योग्यता होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन है बाध्य? राज्य सरकार, न कि भारत सरकार। तो राज्य सरकार के लिए कौन है? महाधिवक्ता। ठीक है। राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता और जो भारत सरकार है उसके लिए महान्यायवादी। ठीक है, याद रहेगा। भारत सरकार के लिए महान्यायवादी और राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों। तो क्या है आगे क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहते हैं, द्वारा पालन नहीं किया जाता। यानी सीएजी ऐसा कौन सा इसमें एक वक्तव्य लिखा गया है, कर्तव्य लिखा गया है जिसमें सीएजी पालन नहीं करता है। तो पहला है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इसका काम है। बिल्कुल काम है। अगला लिखा है कि आकस्मिकता विधि और लोक लेखाओं में होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी काम है इसका। बिल्कुल काम है।
अगला क्या है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी काम है। अगला है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो, ये बिल्कुल काम नहीं है। केवल उसकी जांच है कि कितना संसद संचित निधि से पैसा निकला, संसद के द्वारा कितना पैसा खर्चा किया गया, कहाँ किया गया, ये सब की जांच करता है, लेकिन सार्वजनिक धन संपत्ति की कोई जांच नहीं करता है। ये तो गलत होगा, बाकी 3 सही होगा। तो इसका जो क्वेश्चन था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सोलिसिटर जनरल कौन होता है। ठीक है, तो सोलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, भारत का जो सोलिसिटर जनरल है वह क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन? तो महाधिवक्ता। ठीक है, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, एजी कहते हैं। ठीक है, कौन? महाधिवक्ता। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल, यानी कौन? एजी, यानी महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है किस राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्रवाई में बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? जैसे महान्यायवादी का काम भारत सरकार के प्रति है लोकसभा राज्यसभा में, उसी तरह महाधिवक्ता का काम जो राज्य सरकार में है, ठीक है, वह भी मंत्रिमंडल में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। कौन? महाधिवक्ता। केंद्र सरकार में याद करो महान्यायवादी और राज्य सरकार में महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। किसमें? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। अगला कह रहा है कि वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए। किसके लिए? संघ तथा राज्य सरकार के लिए क्या काम करता है? मुख्य लेखाकार यानी लेखा परीक्षक का काम करता है। कौन? सीएजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो कार्यपालिका, यानी जो कार्यपालिका है उसका जो व्यय है कहाँ व्यय करी है, कितना कर रही है, उसकी जांच करना किसका काम है? लेखा परीक्षण का, सीएजी का। ठीक है, सीएजी का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो सीएजी सेवानिवृत्त होते हैं। सीएजी सेवानिवृत्त, सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सेवानिवृत्त होते हैं कब? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 में लिखा गया है कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में लिखा गया है। ठीक है, 148 से 151 तक है। अगला क्वेश्चन है किसके बारे में? सीएजी के बारे में, 148 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? अगर सीएजी को पद से हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं जिस तरह से उनको हटाया जाता है उसी तरह से किसे हटाया जाएगा? सीएजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है किसको? राष्ट्रपति को। किसको देता है? यानी जो उसने जांच की उसका रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। आगे क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति। और लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? हाँ, पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, बिल्कुल लेता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो लोकधन यानी जो संसद से पैसा निकाला जा रहा है संचित निधि से, उसकी जांच के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को।
अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। यानी इतना महानियंत्रक परीक्षक लेखक से क्वेश्चन पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी से क्वेश्चन पेपर में भर भर के आते हैं। ठीक है, तो इतना जितना हमने पढ़ाया, इतना अगर आप लोग 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर बढ़िया से देखना। और दोस्तों अगला जो होगा अपना टॉपिक होगा संसदीय समितियाँ। क्या होगा? संसदीय समितियाँ। आखिर में जो समिति हैं किसके लिए गठित की जाती हैं? लोक लेखा समिति हो गया, प्रवर समिति हो गया, संसदीय समिति हो गया। इस तरह के समिति क्यों गठित की जाती हैं, किसके लिए गठित की जाती हैं, कैसे गठित की जाती हैं, क्या काम करती हैं, कितने सदस्य होते हैं, इस सब का क्वेश्चन इसी टॉपिक में मिलेगा संसदीय समितियाँ में। ठीक है, तो अगला टॉपिक भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।